I always think of, when I think of explosions, I always think of my friend Icky down in Houston, Texas. They call him the Dynamite Man. Dynamite, जैसे सबको पता है, एक खास किस्म का बारूद है जो चीजों को उड़ाने में काम आता है। किसी चीज को नष्ट करना हो, किसी चीज को उड़ाना हो, तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट स्टिक्स में आता है और ये एक बम के बराबर। तो यहाँ पे अपने एक दोस्त को याद कर रहा है, ये मतलब एक ही उसका नाम है, ह्यूस्टन टेक्सास में रहता है। उसको डायनामाइट मैन के नाम से जाना जाता है। इकी इज एन एक्सपर्ट ऑन एक्सप्लोजिव्स, ऑन डेमोलिशन, यानी कि विस्फोटक सामग्री में वो माहिर है। इस चीज में उसको एक एक्सपर्टीज प्राप्त है, यानी कि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है एक्सप्लोजिव्स के बारे में और डेमोलिशन के। किसी चीज को डेमोलेट करना का मतलब होता है किसी चीज को पूर्ण रूप से नष्ट करना, किसी चीज को एक बारूद के जरिए पूरी तरह से उड़ा देना और जगह साफ कर देना, उसको डेमोलिशन कहते हैं। He was in the rear of the Russian retreat, blowing up bridges during the war. ये वॉर की बात कर रहा है, ये रशियन रिट्रीट की बात कर रहा है। तो आई यूज द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब रशियन रिट्रीट हुआ था, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व थी। रशिया और जर्मनी के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उसमें एक ही ने, जो रशियन रिट्रीट होती थी, तो जो पुल थे उनको उड़ाने का और रशिया को बचाने का जब से वो काम किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के। वो माहिर था डेमोलिशन में और एक्सप्लोसिव। आफ्टर द वॉर ही स्टार्टेड टू प्लाई हिज ट्रेड अगेन। युद्ध खत्म हुआ तो उसको यही काम आता था। और डेमोलिशन और एक्सप्लोसिव का काम सिर्फ युद्ध में नहीं किया जाता है। इसका काम जो है वो बहुत तरीके से एक पीसफुल सिचुएशन में भी काम होता है। हमें कहीं सुरंग बनानी है, हमें कहीं सड़क बनानी है, हमें कहीं पुल बनाना है, तो उसके रास्ते में जो पहाड़ या चट्टाने आती हैं उनको पूरी तरह से तोड़ना जो है वो मुमकिन नहीं होता। कभी कभी उसको विस्फोटक सामग्री से उड़ाना पड़ता है। यू हैव यूज्ड डायनामाइट टू डिमोलिश दैट एरिया सो दैट रास्ता बन सके, वहां पे सड़क बनाने का, सुरंग बनाने का, पुल बनाने का। तो डेमोलिशन पीस टाइम में भी यूज होता है, आज भी यूज होता है डेमोलिशन, किसी चीज को उड़ाने का काम। और उसके एक्सप्लोसिव्स की जरूरत पड़ती है। तो जब युद्ध खत्म हो तो एक ही को ये काम मिला कि डेमोलिशन जो है वो करे, अपना एक्सप्लोसिव उसमें जो उसको माहिरता प्राप्त या जो एक्सपर्टीज थी उसके उस क्षेत्र में, उसके लिए उसने काम करना शुरू किया। I guess he fell into the same error that a poor fellow in London did the other day. अब वो अपना रुख पलट रहा है, या फिर मतलब उसके राइटिंग का स्टाइल है, सीधा लंदन पहुंच गया। वो कहते हैं लंदन में एक अल्कोहलिक था, एंड दिस लंदन टर्न्ड अप बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। और एक जज के सामने इसको हाजिर किया गया। ही हैड बीन पिक्ड अप स्टिफ ड्रंक। वो पूरी तरह से पी के वो टल्ली था, पूरी तरह से पिया हुआ था, वो डेड ड्रंक था, कहते हैं वो स्टिफ ड्रंक। और उसके हाथ में एक बोतल थी, इस बोतल वाज एम्प्टी। और मैजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि डिड यू ड्रिंक इट ऑल, पूरी बोतल खत्म कर दी क्या तूने? ओ यस। हाँ। व्हाई डिड यू ड्रिंक इट ऑल, सारी क्यों पी ली तूने, इतनी ज्यादा पीने की जरूरत क्या थी? कहता है बिकॉज आई लॉस्ट द कॉक। मैं पीना नहीं चाहता था, वो तो ये हुआ कि यार मैंने बोतल खोली, थोड़ी सी पीना चाहता था, ढक्कन खो गया है। शराबी का जवाब। वो नहीं पीना चाहता तो ढक्कन खो गया तो क्या करे, बोतल को खुली छोड़ के थोड़ी घूम सकता था। गिर जाती, बिखर जाती, खराब हो जाती, पलट जाती, बोतल टूट जाती, कुछ हो जाता तो बोतल खत्म ही कर दो यार। आई लव बिकॉज आई लॉस्ट द कॉक दैट्स व्हाई फिनिश द बॉटल। हुआ क्या है कि पी है, एलर्जी ट्रिगर हुई है, फिजिकल क्रेविंग बढ़ती गई, और वो तब तक नहीं रुका जब तक बोतल खाली नहीं होगी। और पी के वो उसकी हालत बेबसी की हो गई कि वो जज के सामने हाजिर किया गया। Down there in Houston, it must have been one of those days when our friend Icky lost his cock. वापस इक्की पे आते हुए लवली बोल रहा है कि एक दिन ह्यूस्टन में, एक दिन ऐसे ही हुआ इक्की के साथ, उसने बोतल खोली होगी लेकिन ढक्कन खो गया है, इसलिए पूरी की पूरी बोतल उसको पीनी पड़ी। और इक्की was commissioned to blow up a certain pier in Houston Harbor and he blew up the wrong one.
अब शराबी जो है, शराब पीने के बाद किस हद तक एक विस्फोटक काम कर सकता है, और ये काम जो है इसमें कितनी प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियां होती है। जो चीज नष्ट नहीं करनी होती है वो चीज नष्ट कर देते हैं। अब उसको एक काम दिया गया था कि एक पियर है, पियर एक चबूतरा सा बना होता है समुद्री तट पे, खंभों के सहारे उसको स्थापित किया जाता है समुद्री तट पे। ये एक पर्यटक स्थल होता है, यहाँ खाने पीने की जगह होती है, और इसका मकसद ये होता है कि हम समुद्र के और पास जाके समुद्र का मजा ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, सी का। तो ये पियर्स बने होते हैं समुद्री तट पे, हार्बर्स पे, जगह जगह पे। तो एक पियर था जिसको उड़ाने का काम था, उसकी जगह पे शायद कुछ और बनाना हो या पियर को हटाना हो। तो जिस पियर को उड़ाना था उसको ना उड़ा के उसने दूसरा कोई पियर उड़ा दिया, एक ही, क्योंकि वो पी के तो ढक्कन जो थी वो खो गई, तो उसको पूरी बोतल पीनी पड़ी। और बोतल पीते पीते वो ये भूल गया कि कौन सा पियर उड़ाना है कौन सा नहीं। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी जो बिंटू ने यहाँ बताई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये वो बता रहा है कि एक शराबी इस हिसाब तक विस्फोटक और विनाशकारी हो सकता है कि उसके लिए आगे किसी क्षेत्र में ठीक से काम करना इतना मुश्किल होता है। और ऐसे एक शख्सियत नहीं होती है, कई शख्सियत। और जब ये एक दूसरे के साथ मिलके एक फेलोशिप में अगर आ भी जाए और सोबर हो भी जाए और आपस में मिलकर किसी और काम को करने की कोशिश करें, तो एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी अनिश्चितता है कि आगे जाके होगा क्या, क्योंकि शराबी अंदर से एक विस्फोटक। द ग्रेट क्वेश्चन इन द अर्ली डेज वाज दिस, वुड वी ब्लो अप और वुड वी स्टे? ये सवाल जो था ये हमारे सामने आया था कि अब शुरुआती दिनों में क्या हम आपस में एकजुट बन के रह सकते हैं, या एक बम के विस्फोट की तरह हम सब उड़ जाएंगे? टुडे वी हैव द आंसर्स। लेकिन आज 1955 में हमारे पास इसके जवाब है। दिस एनिवर्सरी मीटिंग इन सेंट लुइस इज अ वास्ट टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट वी हैव हेल्ड टुगेदर, हैव इटैलिक्स पे कह रहा है कि ये जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रही है सेंट लुइस में, हजारों लोग के तादाद में आया है, इस बात का ठोस प्रमाण है, वास्ट टेस्टमेंट, कि हम आपस में एकजुट होकर रह सकते हैं, बिकॉज वी हैव हेल्ड टुगेदर। ऐसा हुआ है। अब आगे ये एक पाइनियरिंग की बात कर रहा है कि पूरे विश्व में, क्योंकि परंपरा जगह पे थी, क्योंकि एक एकता स्थापित हो गई थी, तो पूरे विश्व में कैसे दूर दराज की जगहों में कैसे धीरे धीरे करके एक का मैसेज पहुंचा, क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आई, और कैसे, क्योंकि एक आश्वासित ढांचा स्थापित हो गया था ए का न्यूयॉर्क में, ट्रेडिशंस वर इन प्लेस, सर्विस स्ट्रक्चर एंड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज इन प्लेस। तो क्योंकि ये सब एक तरीके से स्थापित हो गया था, तो कैसे दूर दराज के इलाकों में समस्याएं आई, लेकिन ये वहां पे धीरे धीरे बढ़ता गया। और शुरुआत में बात कर रहे हैं हमारे देश की, इंडिया की। तो पायनियरिंग इन ए ऑफ कोर्स हैज नॉट स्टॉप्ड। पायनियरिंग का मतलब है किसी नए क्षेत्र में काम। तो नए क्षेत्र में काम करना भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व में भी ये नहीं पहले। तो हर एक क्षेत्र, दूर दराज का क्षेत्र एक नया क्षेत्र है, और वहां पे नए सिरे से एक नए जज्बे के साथ और नई कठिनाइयां, नई चुनौतियां सामने आएंगी। तो जो पायनियरिंग स्टेज 1935 से 1940-42 तक, पायनियरिंग स्टेज हम बोलेंगे ए का, जो अमेरिका में था, यूएसए में, एक्रोन में, क्लीवलैंड में, न्यूयॉर्क में, पायनियरिंग स्टेज विश्व में हर जगह अब आ रहा है। आई होप इट नेवर विल, और ये खत्म ना हो यार, हमेशा चलता रहे, ताकि विश्व के कोने कोने में अल्कोहलिक्स अनोनिमस स्थापित हो सके। We feel secure here today, but there are still places out on the A front in distant lands where right now they are going through all the pains and trials of our early days. आज यूएसए में ये लोग सुरक्षित है, क्योंकि फेलोशिप स्थापित हो गई है, ट्रेडिशंस आर इन प्लेस, कन्वेंशंस हो रही हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी वो उस दर्द से, पेन्स एंड ट्रायल्स, उन चुनौतियों से, उन संघर्षों से लड़ रहे हैं जो शुरुआती दिनों में ये लोग लड़ रहे थे। For example, the New York office recently received a letter from a Jesuit priest in India. भारत में एक पादरी था, वहां से एक चिट्ठी मिली न्यूयॉर्क ऑफिस में
उसने एक बताया, एक विवरण किया, टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए हिंदू स्कूल टीचर। अब ए के इतिहास में अगर इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए भी पढ़े तो इसका विवरण मैंने नहीं पढ़ा कभी यार। प्रॉपर्टी राजेश भाई हमारे साथ आ जाए तो वो थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालेंगे कि ये कौन हिंदू स्कूल टीचर था, और इसका ए के इंडिया के इतिहास में कहीं मेंशन मैंने नहीं सुना है। ये कौन से सन की बात है? आई वुड लाइक टू नो अबाउट मोर अबाउट दिस। लेकिन ये एक हिंदू स्कूल टीचर हु ओन्ड अ काउ इन अ टाइनी प्लॉट ऑफ ग्राउंड। मेरा छोटा सा एक हिंदू स्कूल टीचर था, यानी कि स्कूल का मास्टर था, और इसके पास था क्या, छोटा सा जमीन का टुकड़ा और एक गाय। टिपिकल लोअर क्लास हिंदू पर्सन इन सम विलेज, स्कूल टीचर। अब देखो इसके पास क्या चुनौतियां थी। हिज वाइफ वाज स्टोन डेफ, बीवी थी बूगी बेरी। He had a sister who, like himself, drank like a fish. एक बहन थी, वो भी शराब की तरह, ड्रैंक लाइक अ फिश। मतलब एक फिश जो है वो पानी में रहती है और लगातार पानी ही उसके अंदर चला जाता है। तो सांस भी जो पानी में जो ऑक्सीजन है उसी से अपने गिल्स के द्वारा एक मछली सांस भी वैसे ही लेती है। तो उसका पानी पीने की प्रक्रिया खत्म नहीं होती, पानी उसके अंदर जाता रहता है। ऐसे ही वो कह रहा है कि उसकी एक बहन थी, वो भी लगातार पीती थी, तो ये खुद भी अल्कोहलिक था। His salary as a teacher was about 50 cents a day, बहुत कम, 50 सेंट रोज के। हालांकि बात 1950 की है, फिर भी 50 सेंट्स अ डे जो था उसको गरीब माना जाता है, पॉवर्टी बन जाता है। द जिसुइस्ट ट्रांसलेटेड एज 12 टेस्ट फॉर हिम। उस पादरी ने क्या किया कि उसने एक के 12 कदम का अनुवाद किया हिंदी में उसके। वो यही कर सकता था। एंड इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, इन स्पाइट ऑफ हिज वाइफ्स डेफनेस, एंड इन स्पाइट ऑफ domineering drunken sister, he was staying sober. इतनी भारी भारी इसके सामने तीन चुनौतियां थी। एक गरीबी की चुनौती, एक बीबी जो थी वो गूंगी बहरी, ऊपर से उसकी बहन जो एक अल्कोहलिक थी और शराब पी रही थी, डोमिनियरिंग, उसके ऊपर पूरी तरह से हावी थी जैसे एक शराबी होता है। इन सब के बावजूद ये स्कूल टीचर जो था सोबर। We know that this lone Hindu is probably feeling just the same worries that Dr. Bob and I did back there in the living room in Akron. और उसकी वही शंकाएं होंगी, वही उसकी दुविधाएं होंगी, वही उसके डर होंगे, वही उसके प्रश्न होंगे उसके मन में, जो कह रहा है कि शुरुआती दिनों में डॉक्टर बॉब और मेरे मन में क्या प्रश्न थे। He is probably asking, can I hang together myself? यार मैं अकेला बंदा यहाँ बैठा हूँ, क्या अपनी सोब्राइटी जो है वो कायम रख पाऊंगा? कैन आई हैंग टुगेदर myself, यानी कि मैं अपने आप को समेट कर रख पाऊंगा? कैन आई कैरी दिस मैसेज? अब 12 कदम का उसको पता चल गया था, अनुवाद हो गया था, 12 कदम पे काम कर रहा था वो। तो उसका दूसरा सवाल जो उसके मन में आया कि क्या मैं ए का मैसेज आगे ले जा पाऊंगा? कैन आई कैरी द मैसेज? विल आई बी एबल टू फॉर्म अ ग्रुप? क्या मैं ग्रुप की स्थापना कर पाऊंगा? यस, ही इज आस्किंग दोज वेरी क्वेश्चंस। ये सारे सवाल बार बार उसके मन में आ रहे हैं। But he will soon be in communication with our world office, and we can send solid assurance, the distant outpost, that we are with him, all of us, and that our experience is his control. लेकिन आज उसके पास एक एडवांटेज उसके पास ये है, आज वो हमारे संपर्क में है और हम उसको यहाँ से एक आश्वासन भेज रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में भी हम वहाँ उसके साथ हैं, हम सब उसके साथ हैं। यूनिटी की बात आ रही है यहाँ पे कि हम तुम्हारे साथ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, यही यूनिटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट आर एक्सपीरियंस इज हिज टू ड्रॉ। हमारे पास जो अनुभव है, हमारे पास जो तजुर्बा है 18 सालों का, 20 सालों का, जब भी ये पत्र है, कहता है हमारे पास जो अनुभव है वो आपके लिए खुले रूप से उपलब्ध है कि आप आओ, इसका फायदा उठाओ, हम पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे। तो ये जो स्टार्ट मिल गया था ए को, ये जो ट्रेडिशंस इन प्लेस थे, ये जो लिटरेचर जो थी वो आ गई थी, ये इन सब का फायदा जो था वो इन सबको मिलेगा और दूर दराज के इलाकों में ए पहुंच सकती है।
और एक एक करके अब ये पूरे विश्व का हमें बिल डब्ल्यू जी भ्रमण कराएंगे। आज भारत का भ्रमण कराया कि वहां पे स्कूल टीचर था, उसकी क्या विपदाएं थी, कैसे वो वहां से आगे बढ़ के सोबर रहा, कैसे उस उन्होंने अपना तजुर्बा, अपनी सहायता उसको प्रदान करी। ऐसे करके हम इसके बाद थाईलैंड जाएंगे, फिर हम जापान जाएंगे, फिर हम इंग्लैंड जाएंगे, हम आयरलैंड जाएंगे। पूरे विश्व का कैसे ए का प्रचार हुआ, कैसे एक एकजुट रह के और इस यूनिटी के द्वारा ए का मैसेज फैला और दुनिया के हर कोने में ये पहुंचा, उसका विवरण यहाँ पे उदाहरणों के साथ बिल्डअप देगा। आज के लिए लेकिन मैं ये रुकूंगा। बैक टू यू अनिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल, इट वाज वंडरफुल, जबरदस्त। बिल्कुल वहीं पहुंच गए जहाँ पर ले जा रहे थे। राजेश जी तो हमारे बीच में आज नहीं है, तो मेरे ख्याल से पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप की जाए। जिसने रिकॉर्डिंग शुरू करी उसके उसका आभार जी।